नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर। और मैं बिजनेस मेथड गुरु युवराज शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ 2022 का ये जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन लेकर के। आशा के अनुरूप जैसा हमने बताया उन्हीं पद चिन्हों पर या उन्हीं संकेतों के अनुसार पेपर ढला है, बना है। और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल वैसे ही आए जैसा हमने पढ़ाया है, सिखाया है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक हमारे लिए अनुभव रहा और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या कौन कौन से सेगमेंट से सवाल आए। बच्चा, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर अपन बात करें तो अपने 14 टॉपिक्स इसमें होते हैं। भला अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में 14 टॉपिक्स हैं बेटा। और 14 टॉपिक में से जैसे अगर अपन बात करें तो 4 4 6 ये इसका मतलब वो है। 4 तो जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल से थे और 4 ही पीजी लेवल से थे और 6 टॉपिक्स जो थे वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल से थे। इस बार क्या किया एग्जामिनर ने कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एक टॉपिक था कंपनी सेक्रेटरी, उससे कोई सवाल नहीं पूछा है। साथ ही साथ उधर मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा है। तो लगभग 12 टॉपिक से सवाल उन्होंने कवर किए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं, क्या क्या आरपीएससी इसके आंसर्स डीम्ड करने वाली है, इसकी की क्या आने वाली है, उसका अपन एक बार के लिए सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। तो आइए टॉपिक वाइज अभी हमारा जो सॉल्यूशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इसको टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है और आपके सामने हर टॉपिक का जो हम पहले से आपको विड्थ बताते आ रहे थे। याद करिए जब मेरा पहला वीडियो हमने डाला था तो हमने बताया था कि जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स टीचर कैसे बने, तो वहाँ भी मैंने टॉपिक वाइज बताया था कि इस टॉपिक से इतने सवाल आएंगे, लगभग उसी से आए हैं। और बल्कि इस बार तो थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसे अपन कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी और पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक है उसको बहुत ही महत्व देते हुए बहुत अधिक संख्या में सवाल पूछे गए हैं। बच्चों, कुल मिलाकर के जो अपने 150 सवाल होते हैं उनमें से 120 कॉमर्स के और लगभग ये मान के चलिए कि 30 सवाल आपके एजुकेशन साइकोलॉजी और उसके होते हैं। तो जो 120 सवाल पूछे गए तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएम जिसको हम बोलते हैं उसका सेगमेंट होना चाहिए। 40 सवाल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बीएम से पूछेगा, लेकिन उसने 42 सवाल पूछे। इसका मतलब ये मान के चलिए कि हम जो हमेशा से कहते आ रहे थे कि भाई 35 से लेकर के और 40 के बीच में इसका रेशियो रहता है, बल्कि 2 सवाल एक्स्ट्रा ही पूछे इस बार एग्जामिनर ने। तो लग रहा है कि उसका बीएम की ओर काफ़ी झुकाव है। आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर कौन सा टॉपिक कितने सवाल लेके आता है। सबसे पहला जो टॉपिक था बच्चा वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहला टॉपिक था हमारा और उससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे जाने वाले जो सवाल है वो 4 सवाल पूछे गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जैसा मैंने बताया कितने सवाल पूछा है उसने 4 सवाल पूछे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने क्वेश्चंस लेकर के आ रहा है तो 4 क्वेश्चंस, मतलब कुल मिलाकर के उसने 4 सवाल पूछे और इन चारों सवालों का आंसर बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आसान है और ख़ासकर वही है जो हमने पढ़ाया है। मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने हमारे वीडियोज़ को ढंग से देखा है और सुना है तो उसके चारों सवाल 100% डैम श्योर सही होंगे, क्योंकि हमने हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स में और हमारे जो लेक्चर डिलीवरी में इनको ऐसे कैसे बताया था। आइए चला शुरू करते हैं। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रत्येक वचन और वचनों का समूह एक दूसरे के लिए जो प्रतिफल हो क्या कहलाता है बच्चा? हमने इसमें पढ़ाया है एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीमेंट, जिसको ठहराव कहते हैं। बच्चों आप सबको याद है ये 2H में था, फिर ये 2A में था और ये 2E में था और ये 2B में था। तो ये सारा हमने जो है पहले भी फर्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको यहीं से शुरू करता हूँ। तो ये वही अपना एज इट इज़ आंसर और क्वेश्चन आया है। बच्चों ये सवाल बिल्कुल सही जाएगा विद्यार्थी का अगर उसने सही ढंग से लेक्चर्स को सुना है। द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन। अगला ही सवाल देखिए वही आ गया कि स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। ऊपर मैंने अभी भी लिखा ही है और यहाँ पर वापस उसने पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर होगा 2B। मतलब 2B में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के दोनों सवाल सही होने के बाद जो तीसरा सवाल आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आता है कि प्रायोगिक अनुबंध किस प्रकार का होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है। बच्चा हमने पढ़ाते समय बहुत अच्छे से पढ़ाया था, व्यर्थ समझौते और प्रायोगिक अनुबंध का अंतर पढ़ाया था। व्यर्थ समझौते के लिए कहा था कि व्यर्थ समझौते आरंभ से ही व्यर्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाजी के समझौते और प्रायोगिक अनुबंध में अंतर कराया था। तो कहा था कि बाजी के समझौते वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो,
जबकि अगर मैं बात करूं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर दिखने में लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कैसा होता है, लीगल होता है। तो राइट आंसर इज लीगल। मतलब बाजी के समझौते संयोगिक अनुबंध कैसे होते हैं बेटा, संयोगिक अनुबंध वैध होते हैं। तो आप देखिए तीनों सवालों के आंसर आपके पास में है और बड़ा ही सिंपल और बहुत ही अच्छा इन्होंने पैटर्न रखा। इसके बाद देखिए जो चौथा सवाल पूछा इस वाले टॉपिक से वो कौन सा आ रहा है। तो जो चौथा सवाल पूछा वो था कि इनमें से सही कथन का चुनाव करिए, सही कथन का चुनाव करिए। तो क्या है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, सभी ठहराव अनुबंध होते हैं, सभी ठहराव अनुबंध होते हैं, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। बच्चों आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें बाकायदा मैंने डायलॉग लिखा है और लिखा ही नहीं है बल्कि उसको एक्सप्लेन किया है बाकायदा और बताया है कि जिस जिस समझौते में धारा 10 के अनिवार्य तत्व होते हैं वही केवल अनुबंध होते हैं, सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। तो जैसे अगर आप बच्चों को इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। भाई देखिए 2 तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि 2 तो क्या है कि सारे समझौते अनुबंध होते हैं, जो गलत है, क्योंकि मैंने पढ़ाया क्या था, सभी अनुबंध सभी समझौते, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो यही सेंटेंस सही है, ओनली सेंटेंस 1 इज करेक्ट। तो ये चारों सवाल आपके बड़े आसानी से सही हुए होंगे, जैसा कि मैं आपसे अपेक्षा भी कर रहा था, आपने ध्यान से सुना होगा इसको। आइए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 2 उठाते हैं अपन ने जैसे टॉपिक नंबर 2 उठाया तो ये टॉपिक था अपना सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। बच्चा बिजनेस फॉर्मेट इस टॉपिक का नाम था। तो बिजनेस फॉर्मेट नामक इस टॉपिक में से जो पहला सवाल आया वो क्या आया कि स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। बेटा देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी के लिए कौन जारी करता है, तो अपन जान सकते हैं कंपनी किसको जारी करती है। नॉर्मल सवाल है, बहुत कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, आसान सवाल पूछा उन्होंने। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको जारी किए जाते हैं, जो भी कंपनी में कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे तो स्वेट इक्विटी का मतलब था परिश्रम समतांश। परिश्रम समतांश का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने पसीना बहाया हो कंपनी के लिए, कंपनी उसको शेयर जारी करती है। तो ऐसे व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कर्मचारी भी होते हैं। तो राइट आंसर इज उसके संचालकों या कर्मचारियों को। फिर उसके बाद कहता है, देखिए अगला सवाल कहता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मैं अभी भी इस सवाल को थोड़ा सा द्वैध में मानता हूँ। देखिए क्या सवाल है कि द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। 90% लोग, 90% इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टनरशिप डीड के साथ जा रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड इसका राइट आंसर कराना हो तो इसका राइट क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इन द फर्म इज कॉल्ड। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। लेकिन अभी अगर अपन इसमें बात करें द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म अगर आपस में एग्रीमेंट करती हैं तो क्या कहलाएगा, तो उसका राइट आंसर मेरे हिसाब से एग्रीमेंट ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि पार्टनरशिप डीड हम इसको बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना, बिना कोई दिमाग लगाए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से देखें तो राइट आंसर पार्टनरशिप डीड ही अपने दिमाग में बैठता है। पर साझेदारी फर्म के बीच समझौते, तो दो साझेदारी फर्म अगर इसका मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म है ना, तो पार्टनरशिप फर्म के बीच में अगर कोई समझौता है तो इसको राइट आंसर क्या ही माना गया है। वैसे तो 90% लोग इसी के साथ जा रहे हैं, तो हम भी अभी इसी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरा मन जो कह रहा है वो ये कि इसमें राइट आंसर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। पर साझेदारी फर्म, दो साझेदारी फर्म है, तब तो वो आंसर बनेगा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, इनमें से आएगा। और अगर ये सवाल ऐसा हो कि साझेदारों के मध्य, फर्म के साझेदारों के मध्य किया जाने वाला समझौता क्या कहलाता है, तो फिर डैम श्योर पार्टनरशिप डीडी माना जाएगा। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 31 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि किसका एरिया सर्वाधिक विस्तृत है। बच्चों आपको जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है कि सभी मतलब बिजनेस में इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड शामिल है। सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, व्यवसाय का। मतलब व्यवसाय में सभी प्रकार की वे आर्थिक गतिविधियां जो धनार्जन के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है। अब उत्पादन होता है तो उद्योग कहलाता है, और उद्योग की सहायक क्रियाएं कॉमर्स कहलाती है, बना बनाया माल बेचना खरीदना ट्रेड कहलाता है। तो इनका एरिया लिमिटेड है। सबसे वाइडर एरिया किसका माना जाता है, बिजनेस का माना जाता है। सो राइट आंसर इज बिजनेस। अभी देखो बच्चा आप देखिए कि ये जो टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक में से अभी तक अपन देख रहे हैं तो 1 2 3 मतलब 3 सवाल ये पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा
आपकी बार का, और इसमें से उसने मतलब ये देखिए कि लगभग ये मान के चलिए कि 9 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं आपकी बार। इसमें से बहुत ही बड़ा इसका एरिया उसने रखा है और इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है ना। अभी एक तो ये हो गया। अच्छा है, देखिए 3 क्वेश्चंस तो इधर देख लिए अपन ने, 1 2 3। इसके बाद देखिए चौथा सवाल के रूप में क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका चुनाव कौन करता है ना। तो कंपनी के निदेशक मंडल को कौन चुनते हैं, तो मेंबर्स चुनते हैं। अब मेंबर्स इसमें कहीं है नहीं, तो राइट आंसर इज शेयर होल्डर्स। देखिए बच्चे क्या है, शेयर होल्डर्स ही जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग के कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं, है ना। मैंने याद करिए जब एजीएम समझाया था एनुअल जनरल मीटिंग, तो पढ़ाया था कि एनुअल जनरल मीटिंग में कुल 4 कार्य होते हैं। 4 कार्यों में से पहला कार्य था P&L, बैलेंस शीट इत्यादि को फाइनलाइज करना। दूसरा कार्य था कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया था डिविडेंड डिक्लेयर करना। तीसरा कार्य था निदेशक को हटाना, निदेशक को लगाना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाना और लगाने का काम शेयर होल्डर्स द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों मैं अभी सोल प्रोपराइटरशिप के साथ ही जाऊंगा, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग जॉइंट हिंदू फैमिली भी बता रहे हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली सेकेंडरी आएगा बेटा। कोई भी बिजनेस पहले एक जने से शुरू होता है, फिर उसके बाद में ये एक अलग बात है कि 2 4 5 लोग सब मिलते चले जाते हैं, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बन जाता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि सबसे प्राचीनतम फॉर्मेट किसे ही माना जाना चाहिए, सोल प्रोपराइटरशिप को। दिस इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत आसान सवाल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत हो मिनिमम, तो ये 10 सदस्य हैं। ये अपन जब मेंबर्स की लिस्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने सारा इसको डिस्कस किया। इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि देखिए 3 सवाल तो उधर थे, 3 के बाद में 4 5 6 सवाल अपन इसमें देख चुके हैं। 6 सवालों के बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये और आगे अपने पास में इसमें सवाल देखने के लिए आ रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ नॉर्मल पार्टनर, मतलब कौन नॉमिनल पार्टनर अगर कोई है, नॉमिनल पार्टनर कहते हैं नाम मात्र के साझेदार को। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाम मात्र का साझेदार। तो जो नॉमिनल पार्टनर होता है, नॉर्मल पार्टनर की जगह नॉमिनल पढ़ना है इसको बेटा, नॉमिनल पार्टनर। तो जो नॉमिनल पार्टनर होता है उस नॉमिनल पार्टनर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, सामान्यतः लाभ हानि के लिए उत्तरदायी होता है। तीनों ही नहीं करता, केवल नाम देता है तो न पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता, लाभ हानि नहीं लेता, निश्चित धनराशि लेता है। लेकिन सबसे सही बात क्या है, सबसे सही बात है कि वो असीमित रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये अपन ने जब पार्टनर्स का कंपैरिजन अपन पढ़ते हैं तो उसमें बढ़ाते हैं कि भाई सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, और उसमें से जो नाम मात्र का साझेदार है क्योंकि इसी के नाम से फर्म चल रहा होता है, तो जब इसी के नाम से फर्म चल रहा होता है तो इसका सर्वाधिक दायित्व असीमित होता है। मैंने बताया था कि ये कभी भी फर्म छोड़कर बाहर जाएगा तो सार्वजनिक सूचना जरूर देगा। तो कुल मिलाकर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर माना जाता है जो जिसका दायित्व हमेशा असीमित होता है। तो देखिए 6 सवाल के बाद में 7वां सवाल पूछ लिया इसने। फिर कहता है कि सही युग्म को पहचानिए। तो पब्लिक कंपनी के लिए आप लोग सब जानते हैं कि मिनिमम 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 की आवश्यकता होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हमने देखा था मिनिमम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम जो है न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 2 सदस्य। तो राइट आंसर इसमें 2 माना जाएगा। तो यह आपका फिर से एक और सवाल इसमें इसने बनाया और बड़ा आसान, हमने इसको काफी बार डिस्कस किया है पढ़ते समय। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट सोल प्रोपराइटरशिप, कौन सा जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए क्या कहता है कि शीघ्र निर्णय है, सीमित दायित्व। बेटा दायित्व सीमित सिर्फ कंपनी वाले फॉर्मेट में होता है, बाकी तो देखो पार्टनरशिप में भी असीमित दायित्व था, और भाई साहब सोल प्रोपराइटरशिप में तो अक्षरक बिना किसी अपवाद के असीमित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, इसका राइट आंसर है ये, इसके बारे में गलत है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा उसने, नहीं है। तो नहीं है का कौन सा है, लिमिटेड लायबिलिटी इसका राइट आंसर है कि लिमिटेड लायबिलिटी इसमें नहीं होती है। इसमें हमेशा लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, और वो भी विदाउट एनी एक्सेप्शन अनलिमिटेड होती है। तो ये सारी बातें करके आप देखिए 9 सवाल हो गए बच्चे, 6 6 12 और 6 3 9 सवाल। बहुत बड़ा एरिया आपकी बार इसने पिक किया। तो 9 सवाल तो यहाँ से ले लिए,
और 4 सवाल कॉन्ट्रैक्ट से ले ली। तो आप देखो आपके जो टोटल 40 सवाल है उसमें से 40-43 जो सवाल है उनमें से लगभग आप 9 और 4 13 सवाल तो आप देखो इन्हीं 2 टॉपिक से आ गए बच्चा। और ये टॉपिक्स को हम बहुत धीरे, बहुत स्लो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं ताकि बच्चे का पेपर अच्छा हो। और अब की बार हमारी अपेक्षा के अनुरूप बच्चों के पेपर अच्छे ही हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जो तीसरा कानून हमारे पास में है, देखिए अगर बात करें तो बच्चा कि पहले वाला जो टॉपिक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी एक कानून था। दूसरा वाला जो टॉपिक था जिसमें कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सोल प्रोप्राइटरशिप, वो भी एक एक्ट था। तीसरा जो एक्ट है वो सीपीए 2019 को आने से बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कि पता नहीं सर 2019 में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, बड़े घबराए हुए थे, बड़े बड़े खतरनाक प्रोविजन याद करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तब भी हमने ये कहा था कि 2019 वर्तमान संदर्भ में नया ही समझा जा रहा है, तो बहुत गहनतम सवाल इधर से बनने के चांसेस नहीं है, अवसर नहीं है। और मेरा अनुमान बिल्कुल सही रहा। आप देखिए इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो 4 सवाल सीपीए से पूछे गए वो बड़े ही आसान प्रकार के सवाल थे, है ना। पहला सवाल क्या, जरा समझिए। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, मतलब राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष। अब देखो उपभोक्ता आयोग जो होता है ना बेटा, मतलब आप देखिए 3 लेवल पर उपभोक्ता आयोग काम करता है। एक तो होता है उपभोक्ता विवाद समाधान मंच, वो एक अलग बेटा, उसको कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम बोलते हैं। और ये आयोग है। तो देखो राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसको अगर अपन कहें तो कौन माना जा रहा है, तो इसने कहा इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बड़ा ही आसान सवाल था। और इसका अपॉइंटमेंट करता है केंद्र सरकार। देखो बेटा राष्ट्रीय वाले की तो केंद्र सरकार करती है, आपको पता है राज्य वाले का जो है राज्य सरकार करेगी, और जिला वाले का जो नियुक्ति है वो भी राज्य सरकार ही करती है। तो अगर इसमें वो जिला वाला पूछता तो जरूर अपने को कन्फ्यूजन होता अभी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। तो सीपीए से कोई बहुत कठिन सवाल नहीं पूछा गया। 1986 में यही था और 2019 में भी यही है, तो इसमें कोई खास बदलाव आपको नहीं देखने के लिए यहाँ मिल रहा। इसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, विच व्हेन डिड द प्रेसिडेंट गिव असेंट। अब बड़ा आसान सवाल है, कब आया सहमति, तो बेटा याद है बच्चों को कि 9 अगस्त को आया। तो देखिए एक्ट के बारे में कितने सेक्शन है ये सब ना पूछ करके सिर्फ ये पूछा कि राष्ट्रपति ने इसको कब अनुमति दी। बेटा इसके लागू होने की तिथियां क्योंकि अलग अलग थी, तो लागू होने की तिथि तो पूछ नहीं सकता था। तो पूछा क्या उसने अल्टीमेटली कि भाई राष्ट्रपति से कब अनुमति मिल गई साहब, क्योंकि उसमें बहुत सारी डेट्स नहीं है। तो 9 अगस्त रटी रटाई डेट थी, बच्चों का राइट आंसर हुआ। तो ये देखिए 2 सवाल अपन ने देखा कि सीपीए से उन्होंने यहाँ दोनों सवाल पिक करे। तीसरा जो सवाल है, 4 सवाल जैसे मैंने बताया था, तो अब ये तीसरा और चौथा 4 सवाल है ना। देखिए एक बार के लिए मैं इसमें फिर से वापस से लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था जैसे हिंट के रूप में, तो ये 4 सवाल क्वेश्चन 4, मतलब 4 सवाल उसने कहाँ से अटैक किए, सीपीए से अटैक किए। तो देखो कानूनों की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो के लगभग 9 और 4 13 और 4 17 सवाल पूरे रूप से कानून से है। अगर ये सीएस से और पूछता तो लगभग 2 सवाल और कानून से आ जाते सर। मतलब फिर ये मान के चले कि आपके जो टोटल 40 सवाल होते हैं उसमें आधा कानून आता, 50% लॉ से आ जाते हुए सवाल। पर सीएस इस बार उसने टच भी नहीं किया, कंपनी सेक्रेटरी। चलिए ये उसकी इच्छा पर है, हम आरपीएससी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हैं कौन से नहीं। चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मतलब अगर देखा जाए कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बेटा बच्चों को कई बार है ना डिस्ट्रिक्ट जज से बड़ा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। भाई देखो उपभोक्ता विवाद समाधान मंच का तो डीजे होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसका, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का, तो उसका होगा कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राइट आंसर था। तो हमने याद करिए बताया भी था, एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, हमने इसको पढ़ाया और बताया था कि देखो अगर बात करते हैं, ये तो जिले की बात है, अगर केंद्र सरकार के तो केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, वो आपके केंद्र और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्षों के नाम है। लेकिन अगर मैं जिला वाले की बात करूं तो जिला के अध्यक्ष का नाम कौन है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बड़ा आसान सवाल था, बच्चों ने बिल्कुल सही किया। 2019 में से सिर्फ उसने एक चीज पूछी, डेट, राष्ट्रपति ने कब पारित किया, बस राष्ट्रपति से कब अनुमति मिली, बाकी तो और देखो सब चीजें पुरानी आ रही है एज इट इज। एक जो नया सवाल इसमें से और आया वो क्या आया कि व्हाट इज द फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और बेटा देखो ये इतना महत्वपूर्ण सवाल था कि ज़्यादातर सब ने इसको बारे में पहले से अनुमान भी लगाया हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1 करोड़ आया। एक्चुअली बेटा देखो क्या है कि 2019 का जो एक्ट है ना उसमें तो ये 1 करोड़ ही था, लेकिन अब इसको अपडेटेड करके 50 लाख कर दिया गया। थैंक गॉड इससे ऑप्शन में 50 लाख नहीं दिया, नहीं तो फिर बच्चा फंस जाता।
मतलब देखो 50 लाख 2 करोड़ और 2 करोड़ से अधिक, ये नवीनतम इसकी लिमिटेशन है, नवीनतम लिमिटेशन जो अभी इन्होंने अपने को नहीं पूछी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया, कहीं भी 50 लाख दिया ही नहीं उसने, तो जब नहीं दिया तो इसका मतलब जिले में राइट आंसर अपना क्या हो गया 1 करोड़। चारों सवाल बड़े ही आसान, बड़े ही सीधे सिंपल सवाल थे। अगर कोई विद्यार्थी सही ढंग से हमको पढ़ता है, समझता है, देखता है, सुनता है, तो निश्चित रूप से उसको 17 सवाल तो आपके एग्जिट सही होने वाले हैं। इसके बाद आते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे इसने, मतलब देखिए उद्यमिता को इसने बहुत फोकस किया और लगभग ये मान के चलिए कि देखिए 1 2 3 और लगभग 4 सवाल इसने कहाँ से पूछे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से पूछे हैं। उद्यमिता जो टॉपिक है वो कम इंपॉर्टेंट नहीं माना इसने, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इसमें से सवाल पूछ रहा है। कहता है कि ऐसा उद्यमी जो किसी प्रकार का नवाचार नहीं करता, मतलब नवाचार नहीं करता, वह उद्यमी क्या कहलाता है। तो अधिकांश जो लोग हैं वो इसमें आलसी उद्यमी या ड्रोन एंटरप्रेन्योर को साथ जा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है, कई बार इसमें ये लाइन यहाँ भी मिलती है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, अनुकरणशील। तो ये नवाचार नहीं करता, ये दूसरों के किए हुए को अपनाता है, लेकिन आलसी तो न तो नया अपनाता है और न पुराना अपनाता। तो सबसे सही आंसर इसमें यही आ रहा है। प्रकृति के आधार पर देखें तो उद्यमी का कौन सा टाइप है, देखो इसमें क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से समझना आपको। मतलब 2 सवाल तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से ही पूछ लिया आपने, उद्यमिता के प्रकार से। प्रकृति के आधार पर देखें तो देखो बेटा सावधान उद्यमी इसका प्रकार है, बाकी तो ये तो धंधे के आधार पर है भाई। संयुक्त क्षेत्र, व्यापारिक उद्यमी, सहकारी, ये तो धंधे के आधार पर है। उद्यमी की प्रकृति के आधार पर देखें तो अकेला कौन सा आता है, सावधान उद्यमी, जिसको फेबियन भी कहते हैं। तो बड़ा आसान और सीधा सवाल था। फिर कहता है सबसे पहले किसने शब्द यूज किया। याद करो, जैसे आप हमारा वीडियो देखते हो तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि रिचर्ड कैंटिलॉन, जैसे हम पढ़ाते हैं तो शुरुआत इससे करते हैं कि अर्थशास्त्री ने 18वीं सदी में सबसे पहले उद्यमिता शब्द प्रयोग किया था, जिसका नाम था रिचर्ड कैंटिलॉन। 100% बच्चे का सही गया, उसने ध्यान से पढ़ा और सुना और समझा था। इसके बाद जो चौथा सवाल पूछा उसने इसमें से उद्यमिता में से, वो कौन सा सवाल आया, कौन सा उद्यमी का एक कार्य नहीं। बहुत ही आसान था कि कहीं कोई टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल पूछा है कि कौन से काम वो नहीं करता। मतलब उद्यमी अगर देखें तो कौन सा कार्य नहीं करता, उद्यमिता का कौन सा कार्य नहीं है। तो देखो बड़ा आसान कहते हैं कि अवसर खोजता है, नवाचार करता है, परिवर्तनों को अपनाता है। नहीं अपनाना यही तो गलत है, मतलब वो तो अपनाते हैं, तो नहीं अपनाना ये जो है ना, ये गलत सेंटेंस है। तो कुल मिलाकर के उद्यमिता से फिर से जो 4 सवाल पूछे गए, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 17 और 4 21 सवाल जो हैं ये मैंने आपको सॉल्व करा दिए, जो 42 सवाल थे उसमें से। इसके बाद एडवर्टीजमेंट से जो सवाल पूछ रहा है ये भी बहुत आसान है। एडवर्टीजमेंट में एडवर्टीजमेंट और उसकी यूटिलिटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा उसने। सबसे पहले पूछ रहा है कि बाहरी विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है। दीवार लेखन, दीवारों पर लिखा जाता है, पोस्टर और होर्डिंग्स बाहर लगाए जाते हैं, सैंडविच विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की पोशाक पहना करके बाहर घुमाया जाता है। लेकिन जो ये काउंटर होता है ना, काउंटर डिस्प्ले और विंडो डिस्प्ले, ये आकाश में बाहर ना होकर के दुकान के अंदर या दुकान के जस्ट बाहर लगाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सुसज्जा विज्ञापन, दैट इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो होता है वो बेसिकली बाह्य विज्ञापन में शामिल नहीं है। तो बड़ा आसान सवाल था। और जब मैंने विज्ञापन पढ़ाया है तो विज्ञापन के जितने भी अलग अलग मोड पढ़ाए हैं उनमें इसको साफ साफ हमने पढ़ाया लिखाया। अगर विद्यार्थी ध्यान से सुनता है तो उसको सॉल्व कर सकता है। बहुत मतलब एज इट इज पढ़ाया गया सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। देखो बच्चा, प्रमोशन मिक्स जो है, अभी हालांकि इसको मार्केटिंग से भी जोड़ सकता था मैं, मतलब इस टॉपिक को हम कहाँ से भी ले सकते हैं, विपणन से। केवल विपणन नामक जो टॉपिक है वहाँ से भी हम इसको ले जा सकते हैं, और विपणन अनुसंधान तो है ही। तो देखिए विपणन में क्या सवाल पूछता है कि विच मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है, या प्रमोशन मिक्स में। तो बेटा देखो, जब मैंने विज्ञापन पढ़ाया था ना पहली बार, तो विज्ञापन को बताया था कि विज्ञापन इज द पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, मतलब एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। ये मैंने पढ़ाया जब एडवर्टीजमेंट पढ़ाया, और वहाँ इसको लिखा बाकायदा क्या कि संवर्धन का भाग कौन सा है। विज्ञापन जो है वो संवर्धन का भाग है अगर अपन बात करें, और उसके अलावा जो है व्यक्तिगत विक्रय और सेल्स प्रमोशन। जो सबसे अलग है वो कौन सा है, ब्रांडिंग। तो राइट आंसर होगा ब्रांडिंग जो है ना वो प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। फिर देखो, विच ऑफ दिस नॉट द एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट, कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो बाजार में मांग की कमी करना उद्देश्य नहीं, बाकी तो देखो विक्रय तो बढ़ाएगा ही, नई वस्तुओं को प्रस्तुत करेगा, नए बाजारों का विकास करेगा।
तो कुल मिलाकर के जो विज्ञापन से उसने आपसे 3 सवाल पूछे ना, ये तीनों सवाल कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल नहीं थे। आप देखिए विज्ञापन नामक टॉपिक से उसने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। जैसे उद्यमिता से तो मैंने बताया आपको कि 4 सवाल पूछे उसने। जैसे अगर मैं बात करूं तो उद्यमिता से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उद्यमिता से वो क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग 4। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं अगर और आगे बढ़ता हूँ उद्यमिता के बाद में, तो विज्ञापन से जो सवाल पूछ रहा है वो विज्ञापन से कितने सवाल पूछ रहा है, तो ये एडवर्टीजमेंट से पूछ रहा है सवाल 3। देखिए मैंने आपको बताया विज्ञापन से जो सवाल पूछ रहा है वो कुल सवाल कितने अब इसमें 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एक सवाल कुछ लोग इधर कहाँ ले जाएंगे, कुछ लोग कह सकते हैं बोला सर ये एक सवाल जो है मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। भाई जैसे ये जो है ना प्रमोशन मिक्स, इसको आप कहाँ भी ले जा सकते हो, मार्केटिंग का जो 12th वाला टॉपिक है उधर ले जा सकते हो, पर ठीक है इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 सवाल इसने पूछा। अब देखिए मार्केटिंग रिसर्च जो है ना उससे भी काफ़ी सवाल पूछ रहा है, और उसके अलावा अगर बात करें विपणन अनुसंधान है ना उसके लिए भी बात करेगा। ये एक सवाल इसमें गलती से प्रिंट हुआ है इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे विपणन अनुसंधान को। यहाँ आते हैं तो देखो क्या कहता है, वस्तुओं सेवाओं और विपणन। अब देखो इसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछा बेटा, विपणन अनुसंधान वाला जो ये टॉपिक है इसमें से उसने जो सवाल पूछे वो केवल 2 सवाल पूछे। देखिए आप अगर बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च से 2 सवाल पूछे, तो 2 क्वेश्चंस पूछे उसने। कौन कौन सा, एक तो क्या कहता है कि वस्तुओं सेवाओं को विपणन के संबंधी सूचनाओं को एकत्र करना, संग्रहण करना, विश्लेषण करना क्या कहलाता है। नाम से पता चल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान, है ना। तो बड़ा आसान सीधा सवाल था, इसमें कोई खास ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें रही नहीं, है ना। इसके बाद कहता है कि भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। भौतिक वितरण मतलब क्या, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है। तो अगेन बाजार अनुसंधान शामिल नहीं है यार। गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भंडारण भी करोगे, परिवहन भी करोगे, इन्वेंट्री भी करोगे, लेकिन बाजार अनुसंधान उसके अंदर नहीं करोगे। तो राइट आंसर क्या आएगा, बाजार अनुसंधान। तीसरा जो सवाल पूछ रहा है, देखिए अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ तो 3 सवाल इसमें आ रहे हैं। तीसरा सवाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि विपणन अनुसंधान की विधियाँ क्या है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर आएगा, क्योंकि सभी विपणन अनुसंधान की विधियाँ हैं। तो देखिए जैसे क्या क्या, सर्वेक्षण, अवलोकन, गहन साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हुआ और बड़ा आसान था। आप देख रहे हैं कि जो है 3 सवाल, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब एटलीस्ट 2 सवाल तो कहाँ से मान ही सकते हैं हम कि ये 2 सवाल तो उसने मार्केटिंग रिसर्च से पूछ लिए, एक तो ये विधि वाला और एक वो रिसर्च वाला। जबकि ज़्यादातर ये है कि पीजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं मीडिया मैनेजमेंट से जो उसने सवाल नहीं पूछा ना वो इधर पूछ लिया कुल मिला के, आप भी समझो। तो इस तरह से उसने इसकी क्षतिपूर्ति करी है। खैर चलिए, उसके बाद जो उपभोक्ता व्यवहार और जो ये क्रय प्रेरणाएं हैं, ये भी इस बार उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। इसमें भी जैसे पूछता है क्रय निर्णय प्रक्रिया आरंभ होती है, मतलब अगर आप गुड्स को खरीदना चाहते हो तो उस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले क्या करोगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यही करोगे एटलीस्ट कि आप आवश्यकता की पहचान करोगे। भाई विकल्प तो बाद में आएंगे, विकल्प है, सूचनाओं की खोज, ये सब तो बाद में करोगे। पहले तो ये देखोगे ना कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। तो राइट आंसर होगा क्रय प्रेरणा में जो सबसे पहले आता है वो नीड आता है। तो नीड का सबसे पहला इसका राइट आंसर होगा। बायर्स मोटिव, क्रेता प्रेरणाएं अपना स्थान रखती है। तो किसके मध्य, अभी जैसे मैंने जब यहाँ नीड्स बोला तो इसका भी राइट आंसर होगा नीड्स एंड एक्शन, आवश्यकता और कार्रवाई के मध्य। हालांकि देखो इसमें डिजायर, जील, इंटरेस्ट सभी लोग आते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्राइमरी जो है ना वो नीड है। इस बिहाफ पर इसका राइट आंसर नीड दिया है। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि डिजायर इसका आंसर नहीं है, जील, इंटरेस्ट नहीं है, सभी है, लेकिन इनमें सबसे प्राथमिक कौन सा है, नीड है। इसलिए इसका राइट आंसर आवश्यकता और कार्रवाई के मध्य सही किया गया। इसके बाद देखिए फिर अगला अगर अपन आंसर देखते हैं इसी में, जो तीसरा सवाल आया, भाई देखो उपभोक्ता से भी, उपभोक्ता व्यवहार और क्रय प्रेरणाओं से भी इन्होंने लगभग आपके सामने 3 सवाल पूछे हुए। तो एक सवाल तो ये हो गया था, एक सवाल ये हो गया, और एक निम्न में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। तो देखो यार, मतलब कम नहीं है, इधर भी उसने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे। अगर इस बार देखें तो पीजी लेवल को काफ़ी टच किया उसने, मतलब 3 क्वेश्चंस जो हैं वो उपभोक्ता व्यवहार और क्रय प्रेरणाओं से पूछ लिए, जबकि इसके लिमिट ही क्वेश्चन होते थे। मुझे लगता है कि अब की बार बीएम को ही पकड़ा उसने पीजी लेवल के क्वेश्चंस को पूछने के लिए। खैर कोई नहीं, अपना इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आसान थे और इजी हो रहे थे। फिर देखिए निम्नलिखित में जो कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक में शामिल नहीं है। मतलब देखिए आर्थिक घटक में क्यों नहीं शामिल, भाई देखो बाइंग मोटिव जो होते हैं ना आपका उपभोक्ता का व्यवहार, उसमें व्यक्तिगत आय पता होनी चाहिए, लिक्विड इनकम पता होनी चाहिए,
और पारिवारिक आय। व्यक्तित्व सबका अलग अलग होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ना, व्यक्तित्व जो है उससे जुड़ा हुआ राइट आंसर आएगा। भाई और तो सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है, लेकिन व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और व्यक्तित्व आर्थिक घटक के अंदर नहीं आएगा। मानव संसाधन प्रबंध HRM इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसा हमने बताया भी था, और HRM से पूछे जाने वाले जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे इन्होंने। जैसा अपन देख पा रहे हैं कि केवल 2 प्रकार के सवाल ही उन्होंने HRM से पूछे हैं। तो HRM एक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे अगर पेपर रैशनल बनता तो। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि अभी HRM को उसने उतना ज़्यादा टच नहीं किया है और सवालों की संख्या मात्र 2 के आसपास उसने पूछी है। देखते हैं क्या क्या। पहला सवाल कहता है, मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन प्रबंध का अंग है, या मानवीय संसाधन प्रबंध मानव संसाधन विकास का अंग है? यार प्रबंध का अंग है, मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन प्रबंध का अंग है। बिल्कुल सही बात है। HRM का तो पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कथन 1 सही है। कथन 1 सही क्यों है? क्योंकि मानव संसाधन विकास का एक पार्ट है। क्या चीज? मानवीय संसाधन प्रबंध का एक अंग है। मतलब ये समझिए HRM का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट HRM नहीं है। HRM तो बहुत वाइड होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है डेवलपमेंट, विकास। उसके बाद कहता है कि कर्मचारी के आवर्तन दर अधिक होने से क्या होगा? मतलब अगर किसी कंपनी में कर्मचारी आ रहा और जा रहा है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कर्मचारी आते जा रहे हैं, बहुत सारे नौकरी छोड़ के जाते जा रहे हैं, तो ये तो देखो उत्पादन बढ़ेगा, गलत जवाब। लागत घटेगी, गलत जवाब। प्रशिक्षण व्यय तो ज़्यादा लगेंगे। सबसे खतरनाक काम जो होगा वो क्या होगा कि कर्मचारी का मनोबल गिरेगा। यार जब कोई भी व्यक्ति काम छोड़ करके आ रहा और जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी है उसको लगा यार पता नहीं यहाँ तो नौकरी कब तक है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकार का सवाल, 2 सवाल इन्होंने HRM से पूछे और बड़े आसान सवाल थे। प्रबंध के कार्य जो है इससे अधिकांश ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना थी, उतने सवाल पूछे नहीं गए। जैसे अगर मैं देखूं तो प्रबंध के जो सिद्धांत, प्रबंध के जो कार्य हैं उससे 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 6 सवाल के आसपास जो है उन्होंने प्रबंध के कार्य से पूछा, जबकि अपने आप में 5 टॉपिक तो ये हैं ही। अगर मैं देखूं पोस्ट कॉर्प जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने आप में प्रबंध के कार्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमारे सामने आता है। तो देखिए क्या कहता है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो यार आप प्रमाप तय करोगे ना। याद करिए जब मैंने पोस्ट कॉर्प पढ़ाया है तो उस पोस्ट कॉर्प में सबसे पहले यही बताया कि सबसे पहले लक्ष्य और प्रमाप तय करो, उसके आधार पर चलोगे, चलने के बाद विचलन आएगा, विचलन को हटाओगे तो आपका कंट्रोल कंप्लीट होगा। तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल एंड स्टैंडर्ड। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के लिए क्या तय करने हैं, गोल तय करने हैं। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ SWOT। कितना आसान है, खूब पढ़ाया है मैंने। जब आपको बताइए, जब बात करा SWOT और पेस्टल दोनों की बात करिए, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। मतलब अगर बात करें किसी भी उद्योग का आंतरिक पर्यावरण में, SWOT की बात मैंने बार बार करी है। SWOT बोले तो क्या मतलब, जैसे स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर थ्रेट, और ये अपॉर्चुनिटी था, ऑप्शन नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प। मतलब विकल्प SWOT के अंदर नहीं आता। अब किसी बच्चे ने ध्यान से केवल सुना भी हो ना तो ये क्वेश्चन को 100% सही कर देगा बिना किसी तकलीफ के। ये एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव सवाल आया, और हालांकि कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं था, क्योंकि अगर बाय द वे आप ध्यान से इसको करते हैं तो ये भी हो जाता। जैसे FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फिलिपो का जो पारंपरिक सिद्धांत है, तो ये दोनों तो इसका राइट आंसर हो नहीं सकते। जॉर्ज आर टेरी जो है, जॉर्ज आर टेरी का अपना अलग ही सिद्धांत है। तो जो बचा ना सबसे अलग, जो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कौन सा आ रहा है? ग्रेकुनास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रेकुनास। मतलब इसको ऑड वन आउट के हिसाब से बाहर निकालते तो आपका इसको राइट आंसर पकड़ में आ जाता। फिर देखिए कहता है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसका कथन है? ये भी बिल्कुल अलग है। हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर और टेलर, ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों के ज़्यादातर सारे स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। तो ये स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब जो तीनों के नहीं है अल्टीमेटली वो लॉरेंस एप्ली के होने थे। इस आधार पर, ऑड वन आउट के आधार पर, इसको भी अपन बाहर निकाल करके इसका राइट आंसर पिक कर सकते थे। ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं था। फिर परिवर्तन प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? मतलब अगर बाय द वे क्या है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना हो और उसका प्रतिरोध हो रहा हो तो आप उसको कैसे कम करेंगे? तो ऑब्वियसली लीडरशिप, निर्देशन से पूछा गया सवाल है। निर्देशन से पूछा गया कि जितना प्रभावी आपका लीडर होगा
उतना ही परिवर्तन का विरोध कम होगा। तो इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रबंध का सार क्या है? बेटा पढ़ाते समय खूब बार पढ़ाया गया और समझाया गया, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है, खूब ही बार पढ़ाया गया और समझाया गया और बताया गया कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो ये राइट आंसर हो गया समन्वय। इसके बाद फिर जो आता है वो आता है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। ये आप जैसे जान रहे हैं कि दो सवाल जो है प्रबंध के सिद्धांत जो सवाल है उससे पूछे गए, बड़ा आसान था ये दोनों। टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत कौन सा है? तो देखो टेलर ने आदेशों की एकता ये सब न कह करके क्या कहा था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब टेलर ने ये कहा था कि सारे आपके कर्मचारियों के मध्य सहयोग होना चाहिए, न कि टकराव। ये पढ़ाते समय पढ़ाया गया है क्रियात्मक संगठन के साथ ही। तो वहाँ उसमें आप जब देखेंगे मेरे वीडियो को तो उसमें पकड़ में आएगा आपको एज इट इज कि ऐसे कैसे इसको पढ़ाया और समझाया गया। तो बड़ा आसान सवाल था। क्रियात्मक संगठन का जन्मदाता कौन है? अभी मैंने उधर ही बोला, तो FW टेलर इसका राइट आंसर होगा। तो ये दोनों ही सवाल बड़े ही आसान प्रकार के थे। तो दो सवाल इसमें पूछे, हालांकि इससे ज़्यादा सवाल बन सकते थे, लेकिन ठीक है, जैसे एग्जामिनर चाह रहे हैं उसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। आइए अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो अब अपने पास जो है कैपिटल मार्केट नाम का टॉपिक आता है। कैपिटल मार्केट जो टॉपिक है उससे भी बड़े आसान प्रकार के सवाल पूछे गए। पूंजी बाजार से जो सवाल पूछा गया, तो क्या सवाल पूछा गया देखिए पूंजी बाजार से। तो पहला सवाल क्या है, पूंजी बाजार से दो सवाल इन्होंने कैपिटल मार्केट से भी पिक किए हैं। तो कैपिटल मार्केट का पहला सवाल क्या है कि भारत में संगठित पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो संगठित पूंजी बाजार को दोनों नियंत्रित करते हैं, सेबी भी और RBI भी। अगर भाई दिवे केवल ये असंगठित पूंजी बाजार की बात करता तो अपन सीधा RBI को पकड़ते खाली। ये पूछ रहा है संगठित को, तो संगठित को सेबी तो करता ही करता है क्योंकि यार वो तो बड़े सबसे मेन बॉडी है, और RBI भी उसमें जो है आपको रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो अगला सवाल बनता है वो क्या बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। के ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट में कौन शामिल नहीं है? देखो अनऑर्गेनाइज में कह रहा है। देखो अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ये सारे के कौन सा शामिल नहीं है पूछा। तो ये सारे ऋण पत्र धारक जो होता है ना बेटा, ये ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि कंपनी जारी करती है। भाई डिबेंचर्स कौन जारी करते हैं? या तो कंपनी जारी करती है या फिर बैंक्स जारी करते हैं। तो कुल मिला करके ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज थे, अनऑर्गेनाइज थे। इसमें से एकमात्र कौन सा वाला, केवल और केवल डिबेंचर्स वाला जो था ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वाले में आ रहा है। तो अपन इस प्रकार से इन सारे सवालों का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा और समझा कि हम बिल्कुल अगर सही राह और सही मार्ग पर चलते जाते हैं तो भटकाव कम से कम होता है और टू द पॉइंट हमारी तैयारी को मार्गदर्शन मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हमारे विद्यार्थियों को जिन्होंने पढ़ा लिखा समझा, और भी विद्यार्थी जो हमसे पूर्व में कभी पढ़ चुके हैं और उनको भी बहुत हमारे पढ़ाई से और इससे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबके अच्छे रिजल्ट के इंतज़ार में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।